बहुत खूबसूरत थी, पर अभी उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे से सारे रंग उड़ चुके हैं। हॉस्पिटल में अलग अलग मशीनों के बीच घिरी बेड में सोई हुई लड़की बेजान से गुड़िया नजर आ रही थी। उसे रूम में मौजूद एक बुजुर्ग लेडी सोफे पर बैठे लड़की के चेहरे को देखते हुए भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि वो उस लड़की को बचा ले। वहीं उस बुजुर्ग लेडी के साइड में बैठी लेडी अपने फोन में बिजी थी। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उस लड़की के लिए जरा भी परेशान है। तभी उस बुजुर्ग लेडी की नजर लड़के के पलकों पर पड़ती है जो फड़फड़ा रही थी। ये देख उस बुजुर्ग लेडी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत काउच से उठती है और बेड साइड टेबल के पास जा बेल बटन प्रेस करती है। उनके बेल प्रेस करने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर की एक टीम उस रूम में एंटर करती है। वहीं जो लड़की फोन में लगी हुई थी वो लड़की को जागते देख उसके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं और वो तुरंत सोफे से खड़ी हो जाती है। डॉक्टर रूम में आते ही उस बुजुर्ग लेडी को देख बोले, मिसेस बजाज, कोई बात है जो आपने हमें बुलाया? वो बुजुर्ग लेडी जो शीला बजाज थी वो डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर, मेरी पोती को होश आ गया है। लड़की भी अब तक धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोल चुकी थी। वो लड़की अपने आसपास देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके आसपास क्या हो रहा था। वो अपना सर पकड़कर आसपास देखते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोली, आह, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? और आप लोग कौन है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? डॉक्टर की टीम उसे जागते देख उसके पास आकर उसकी जांच करने लगते हैं और उस बुजुर्ग लेडी को देख एक डॉक्टर बोली, मिसेस बजाज, आपकी पोती अब बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आप इन्हें डिस्चार्ज करवा कर घर ले जा सकती है, पर एक दिक्कत है। यह सुनते ही मिसेस शीला बजाज डॉक्टर की तरफ घूरते हुए बोली, अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ ना तो मैं आप लोगों का करियर खत्म कर दूंगी। ये सुनते ही डॉक्टर को इस एसी वाले वार्ड में भी ठंडा पसीना आने लगता है। वो डॉक्टर डरते हुए बोली, मिसेस बजाज, मिस आरवी की याददाश्त चली गई है। ये सुनते ही मिसेस बजाज के चेहरे पर राहत नजर आती है। वो डॉक्टर की तरफ देख शांति से बोली, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? डॉक्टर उन्हें आश्वस्त कराने के बाद वार्ड से निकल जाती है। वहीं वो लड़की जिसका नाम आरवी था वो उन्हें देखते बोली, आप कौन और मैं कौन हूँ? इससे पहले कि मिसेस बजाज कुछ बोल पाती, दूसरी लेडी जिनका नाम आहाना था वो बोली, तुम आरवी हो और ये हाथ से मिसेस बजाज की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारी दादी है और मैं तुम्हारी माँ, लेकिन तुम्हारी अपनी माँ नहीं। और तुम हमें पूरे 12 साल बाद एक गांव में मिली थी जहाँ के रोड में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। इसे आगे कि वो कुछ और बोल पाती, मिसेस बजाज अपनी बहू पर चिल्लाते हुए बोली, आज के लिए इतना काफी है और अब आप अपना मुंह बंद रखें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, वरना मुझे देर नहीं लगेगा आपको घर से बेदखल करने में। अपनी सास का गुस्सा देख आहना जी शांत हो जाती है, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। आरवी की दादी अब आरवी की तरफ देखते हुए बोली, बेटा मैं आपकी दादी, और फिर अपने पर्स से किसी लेडी की तस्वीर निकाल आरवी को दिखाते हुए बोली, और ये आपकी माँ है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। पर अफसोस की बात है, आपकी माँ आरूही हमें छोड़कर इस दुनिया में आपके जन्म लेते ही छोड़कर चली गई। आरवी जो समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा है, उसे अब उनकी बातें सुनकर कुछ कुछ समझ आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलती और शांत रहती है।
अब तक डिस्चार्ज का पूरा प्रोसेस हो चुका था। आरवी, दादी और आहाना जी इस वक्त हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे, मगर उन्हें ज्यादा वेट ना कराते हुए 4-5 ब्लैक लग्जरियस कार उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उनमें से कुछ बॉडीगार्ड निकलते हैं जो उन्हें कार के अंदर सामान रखने में और उन्हें बैठने में मदद करते हैं। आरवी ये सब देख हैरान हो जाती है कि वो अमीर परिवार की बेटी है, पर अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देती है और ये सब आरवी बड़े आराम से कर लेती है, जैसे इन सब में वो माहिर हो। कुछ ही देर में उनकी कार एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। उन गाड़ियों को देख गार्ड उस बड़े से गेट को तुरंत खोल देते हैं। गेट के खुलते ही ड्राइवर गाड़ी अंदर बढ़ा देते हैं। बॉडीगार्ड की कार दूसरी साइड मुड़ जाती है और जिसमें आहाना जी, दादी और आरवी बैठे थे, वो कार एक बड़े से मेंशन के सामने जाकर रुकता है। कार के रुकते ही तीनों कार से बाहर निकल आते हैं। दादी आरवी का हाथ पकड़ आरवी के मेंशन के अंदर लाती है। अंदर आते ही दादी घर वालों को आवाज लगाते हुए बोली, सभी लोग यहाँ पर आइए, मेरी पोती सालों बाद घर आई है। ये सब देख आहाना जी, जो पहले से चिड़ी हुई थी और ये सब नहीं झेल पा रही थी, इसलिए वो अपने रूम की तरफ चली गई। उन्हें जाते देख दादी कुछ नहीं बोलती। कुछ ही देर में सभी घर वाले वहाँ पर मौजूद थे। मीना जी आरवी को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और आरवी के पास आ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से प्यार से पकड़ते हुए आरवी को देख रुवासी आवाज में बोली, माँ ये तो बिल्कुल मेरी आरवी दी के जैसे दिखती है। आरवी दी बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई है। दादी मीना जी की बातें सुन भावुक होते हुए बोली, आप बिल्कुल सही कह रही हैं बहू। फिर आरवी की तरफ देख दादी मीना जी की तरफ इशारा करते हुए बोली, आरवी ये आपकी चाची है और आपके पापा अभी कंपनी गए हुए हैं। जब वो आ जाएंगे तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। और यह है राहुल, मीना बहू के बेटे। राहुल हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाते हुए बोला, हाय मैं राहुल, तुम्हारा शरारती छोटा भाई। आरवी राहुल को हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता हुआ देखकर भी अपना हाथ मिलाने के लिए आगे नहीं बढ़ाती, बस मुस्कुरा देती है। माहौल को ऑकवर्ड होता देख चाची आरवी का हाथ पकड़ उसे सोफे के पास लाकर बैठाते हुए बोली, अरे तुम तो हॉस्पिटल से अभी अभी आई हो ना, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से बना अच्छा सा खाना खिलाती हूँ। राहुल भी सिचुएशन को ऑकवर्ड होता देख तुरंत अपना हाथ खींच अपने बालों में फिराता है। दादी राहुल की तरफ देख राहुल से कड़क आवाज में बोली, तुम्हारी दी आरवी को जाओ उसका कमरा दिखा दो। राहुल एक कदम जोश भरे आवाज में, यस बॉस। दादी राहुल की जोश भरी आवाज सुन मुस्कुरा देती है और आरवी को उसके साथ जाने का इशारा करती है। आरवी भी दादी की बात मानते हुए राहुल के साथ जाने लगते हैं। अभी वो दोनों थर्ड फ्लोर पर पहुंचे थे कि राहुल वहां का शांति भंग करता हुआ बोला, कैन वी बिकम फ्रेंड्स? आरवी उसकी तरफ देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। उसको दोस्ती के लिए मानता देख राहुल खुशी से जम करता हुआ बोला, फाइनली तुम मान गई। फिर कहता है, वैसे मैं थोड़ा शैतान हूँ, वैसे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर हाँ मेरे जैसा बना दूंगा। उसकी बातें सुन आरवी मुस्कुरा देती है। उसको मुस्कुराता देख राहुल अपने आप को पिंच करता हुआ नौटंकी भरे अंदाज में, आउच यार तुम हंसते कितनी सुंदर लगो, अगर तुम अभी मेरी बहन नहीं होती ना तो मैं पक्का तुम्हें अभी के अभी अपनी जीएफ बना लेता यार। एक काम करते हैं, छोड़ो भाई बहन, चलो हम सच्ची में जीएफ और बीए बन जाते हैं, क्या कहती हो? उसकी बातें सुन आरवी का चेहरा पहले तो शर्म की लालिमा से छा जाता है, पर राहुल की आखिरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। राहुल उसके एक्सप्रेशन को बदलता देख तुरंत वहां से नौ दो ग्यारह होने लगता है। उसे भागते देख आरवी
उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। उसको अपने पीछे आता देख राहुल और भी तेजी के साथ भागने लगता है और एंड में जाकर एक रूम में घुस गया। आरवी भी थोड़ी देर के बाद रूम के अंदर आ जाती है। राहुल को रूम के बीचों बीच खड़ा देख काउच से कुशन उठाकर राहुल की तरफ फेंकती है। राहुल कुशन को तुरंत अपने हाथों से पकड़कर रोक देता है और हंसते हुए बोला अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम क्यों इतना सीरियस हो रही हो? वैसे हम तुम्हारे रूम में आ गए हैं, कैसा है बताओ, अच्छा है ना? दादी ने अच्छे से रूम का मेकओवर कराया है ना? आरवी अब अपना गुस्सा छोड़ रूम को देखने लगती है जो ग्रे और व्हाइट कलर का कॉम्बो था। रूम काफी बड़ा था जिसके बीचों बीच क्वीन साइज बेड रखा हुआ था। क्लोजेट रूम और वॉशरूम भी था जो रूम से थोड़ा बड़ा था। अभी आरवी रूम देखने में लगी हुई थी कि गेट पर नॉक करने की आवाज सुनाई देती है। नॉक की आवाज सुनते ही आरवी और राहुल एक साथ गेट की तरफ देखते हैं जहां एक सर्वेंट खड़ी थी। राहुल उस सर्वेंट को देख क्वेश्चन करता है, क्या काम है? सर्वेंट अपना सर झुकाए जवाब देती है, छोटे बाबा, आप दोनों को बड़ी मालकिन नीचे डिनर पर बुला रही है। सर्वेंट की बात सुन राहुल उन्हें जाने का इशारा करता है। आप जाइए, हम थोड़ी देर बताते हैं। सर्वेंट तुरंत वहां से चली जाती है। राहुल अब आरवी की तरफ देख आरवी से बोला, तो हिटलर का बुलावा आ गया है। आरवी तुम जाओ कपड़े चेंज करके आओ, तब तक मैं यहीं पर हूँ। आरवी अपना गर्दन हवा में हिलाती हुई क्लोजेट रूम के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद आरवी नॉर्मल लॉन्ग रेड कुर्ती और प्लाजो पहनकर बाहर आती है। आरवी को इन कपड़ों में देख राहुल क्लैप करता हुआ बोला, बहुत अच्छी लग रही हो यार, वैसे जल्दी नीचे चलो वरना दादी हमारा तुम्हारा तो नहीं पर मेरा जरूर कचुम्बर बना देगी। उसकी बातें सुन आरवी हंसने लग जाती है और दोनों इसी तरह बातें करते हुए हॉल की तरफ चले जाते हैं। अब तक रात हो चुका था। इस घनी रात में एक गांव के बीचों बीच एक लड़का खड़ा था जिसका चेहरा इस घनी अंधेरी रात में देख पाना नामुमकिन था। चांद भी बादलों से ढका हुआ था। कुछ जंगली कुत्ते इस शांति को भंग करते हुए भौंक रहे थे। तभी फोन बजने की रिंगटोन सुनाई देती है। वो इंसान कॉल पिक करता है। दूसरी तरफ से एक तेज रौबदार डरावनी आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा था, क्या तुम्हें वो लड़की मिली? वुडी पहना लड़का डर भरे भाव के साथ, बॉस मुझे वो नहीं मिली है, मैंने उसे हर जगह ढूंढ लिया पर वो मिल ही नहीं रही, समझ नहीं आ रहा वो इस दुनिया से गायब कहाँ हो गई है। उसका कोई इंफॉर्मेशन अब तक हाथ ही नहीं लगा है। बॉस एक अंधेरे कमरे में बैठा हुआ फोन से बातें सुन रहा था। उसका चेहरा देख पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। आखिर वो रूम अंधेरा ही इतना था। कॉल के दूसरी तरफ से की बातें सुनते ही हट्टा कट्टा इंसान अपने फोन को गुस्से में जोर से फेंकता है जिसे वो सीधा जाकर दीवार से लगता है। वो अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करता हुआ कहा, तुम्हें तो मैं आकाश या पाताल कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, चाहे तुम कहीं भी छिप जाओ। विराज रघुवंशी अंडर का बेताज बादशाह। अंडरवर्ल्ड में आधी इसी की हुकूमत चलती है। लंबा कद, चार्मिंग फेस और अट्रैक्टिव बॉडी इसे बेहद आकर्षक बनाता है।